बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हमने देखना है कि इसमें ग्रेविटेशन का कानून और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं या इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर करना है टू बॉडीज़ को। आपको याद होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि दो बॉडीज़ को कंसीडर किया था। फर्स्ट बॉडी का मास m1 और सेकेंड बॉडी का मास m2 है। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट मास m1 अट्रैक्ट m2 टूवर्ड इट विद द फोर्स। कि हम कहते हैं कि m1 जो है वो एक फोर्स के साथ m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और सेम फोर्स के साथ m2 जो है वो भी m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, वो भी सेम चीज़ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगी, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हम देखते हैं कि अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन एंड रिएक्शन का जिक्र है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो m2 जो फोर्स m1 पर लगा रहा है, अगर उसे हम एक्शन फोर्स का नाम दें, और m2 वही फोर्स, उसी के बराबर फोर्स जो m1 के ऊपर लगा, m2 जो है वो m1 के ऊपर लगा रहा है, उसे हम रिएक्शन फोर्स का नाम दें। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होंगे, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट उनकी डायरेक्शन क्या है आपस में, अपोजिट। बिकॉज अगर आप फिग में देखें तो इन बॉडीज़ के साथ जो फोर्सेस मेंशन किए गए हैं, m2 की फोर्स जो है वो उसके साथ माइनस का साइन है। माइनस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो दिस इज़ कंसिस्टेंट विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि आप देखें दोनों कवानीन में हमारे पास जो है वो सिमिलरिटी पाई जा रही है। कौन सी, मैग्नीट्यूड के सेम होने की फोर्स के, और उनके डायरेक्शन के अपोजिट होने की। उसके बाद इस टॉपिक में हमारी डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड की। द रीजन अराउंड द अर्थ इन विच अर्थ अट्रैक्ट द अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कि हमारे पास वो जगह, वो इलाका जहाँ पर अर्थ जो है अपनी ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो दूसरी बॉडीज़ के ऊपर एग्जर्ट करती है, यानी अर्थ की वजह से जो अट्रैक्शन अदर बॉडीज़ को फील होती है, उस अट्रैक्शन का इफेक्ट जहाँ जहाँ जिस एरिया में होता है, उस एरिया को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। जिस तरह से अर्थ है तो इसकी तरफ जो है, इस पर जो है अर्थ की वजह से जो इसके अराउंड बॉडीज़ हैं, जो एरिया है उनके ऊपर, इस एरिया के अंदर जो बॉडीज़ होंगी उन सब के ऊपर इसका कोई ना कोई इफेक्ट है, जो असर हमें फील हो रहा है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर हैं, वो जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ये समझा जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो है हमारी ज़मीन पे हर तरफ जो है वो पूरी ज़मीन के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर जो है वो हमें फील होता है, बिकॉज जब वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के मरकज़ की तरफ, उसके मिड पॉइंट की तरफ, उसके सेंटर की तरफ होती है। अब देखें ये जो एरो हेड लगाए गए हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ज़मीन के सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ क्यों है, क्योंकि ज़मीन की वजह से ही हमें ये फील्ड फील होता है, इसी अट्रैक्शन की वजह से। तो अट्रैक्शन जो है वो टुवर्ड द सेंटर है, तो इस वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये भी टुवर्ड द सेंटर ही होगा, इसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी। उसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको याद होगा, F इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर है। हमारे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो हमें क्या कहता था कि F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पर स्मॉल m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, एम ई जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़ को शो करता था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास देखें इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोर्स, एफ फोर्स कौन सी है जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो मास है ऑफ द बॉडी जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सच पड़ी हुई है, एम ई मास ऑफ अर्थ को शो करता है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से बॉडी तक का जो डिस्टेंस होगा, बॉडी जहाँ कहीं भी लाई कर रही होगी वो जो है वो आर के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, यानी कि ये वेट जो है वो किसी बॉडी का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, और किसके इक्वल होता है, उस फोर्स के इक्वल जो उस बॉडी के ऊपर लग रही होती है, अट्रैक्शन की फोर्स। और आपको अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या कहता है कि F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू एम जी होता है।
तो एफ कौन सी होती है, फोर्स। ये एफ का मतलब फोर्स है, फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट है। तो इसका मतलब है कि किसी बॉडी का वेट जो होगा वो ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। उसके बाद इसी टॉपिक में एक डेफिनेशन है फील्ड फोर्स की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स है इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ और नॉट, कि वो बॉडी जो है वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप एक बॉडी को अगर अपवर्ड फेंकते हैं, बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं, तो बॉल जो है वो अपनी मैक्सिमम बुलंदी पर जाने के बाद दोबारा जो है वो डाउनवर्ड टू द अर्थ ही आती है, कमिंग बैक, वो अर्थ पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है। हालांकि जब हम उसे बुलंदी पे फेंक देते हैं तो वो दोबारा ज़मीन के साथ जो है वो कंटेक्ट में नहीं होती, उसके बावजूद भी वो दोबारा ज़मीन पे वापस आते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स जो होगी वो किसी बॉडी पे एक्ट लाजमी तौर पे करेगी, बेशक वो बॉडी ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। उसके बाद है रिलेशन बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड में और डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस जो है इसका हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्या असर पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस बॉडी के दरमियान में और अर्थ के दरमियान में है। देखिए इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जो है वो अगर कम है तो उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर एक फोर्स जो है वो ज़्यादा है तो इसके अगेंस्ट जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वीक होता जाता है कब, जब आप बॉडी और अर्थ के दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम करते जाएं, ज़्यादा करते जाएं या ज़मीन से दूर होते जाएं। तो आपके पास इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे आप एक गाड़ी के पास से गुजर रहे हो, उसका हॉर्न जब तक आप गाड़ी के करीब होते हैं आपको मैक्सिमम उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देती है। जैसे ही आप उससे वो गाड़ी आपसे दूर जाती है या आप गाड़ी से दूर होते जाते हो, उसकी आवाज़ जो है आपके लिए उतनी कम होती जाती है, यानी उस गाड़ी की आवाज़ का असर आपके ऊपर उतना ही कम होता जाता है। सेम है जहाँ पर है कि जैसे जैसे आप बॉडी को अर्थ से दूर लेके जाते जाओगे, डिस्टेंस अर्थ के दरमियान और बॉडी के दरमियान ज़्यादा होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, फील्ड का असर आपके ऊपर उतना ही कम होता जाएगा। जितना बॉडी अर्थ के करीब रहेगी उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, आपकी लास्ट डेफिनेशन है इस टॉपिक की, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि वो फोर्स है जो पर यूनिट मास जो है वो एक्ट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, इसकी लिमिटेशन में रहते हुए। ये देखें इसके फार्मूलाज आप इसको याद कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मास। तो ये वैल्यू जो होती है ये इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है तो आपस में इक्वल होती हैं। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी 10 के इक्वल होगी, लेकिन इसके यूनिट का डिफरेंस है, बिकॉज हमारे पास जो है वो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है। जब आप इसे इन टर्म ऑफ यूनिट लिखते हो तो ये न्यूटन पर केजी जो है वो न्यूटन पर किलोग्राम इसका यूनिट बन जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।